सारा दिन कौम इंतज़ार कर रही थी सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला आएगा पंजाब और KPK में इलेक्शन के हवाले से, लेकिन वहाँ पर कुछ और ही हो गया काम। ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ और कल फिर 11:30 बजे दोबारा बेंच जो है वो बैठेगा। काजी फायज ईसा साहब ने रात एक बेंच में फैसला ही दे दिया। कुछ जो तफरीक या तकसीम पब्लिश हुई है या लोगों के सामने नजर आनी शुरू हुई है और जिस तरह उसका इजहार होना शुरू हुआ है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हमें वो 97 वाले सीन याद आ रहे हैं जब एक तरफ एक बेंच हुआ करता था और दूसरी तरफ दूसरा बेंच हुआ करता था, और पॉलिटिकल लोग ये कह रहे हैं कि देखें जी ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, देखें हमारे बयानिए की फतह हो रही है। मरियम नवाज साहबा का ये बयान हो रहा है। आज फैसला लाहौर हाई कोर्ट का जो अरशद शरीफ के साथ मिलकर शुरू हुआ, जो उन्होंने आइडिया दिया, ये बयान फरमाइए, इसका इम्पैक्ट आप कैसे देखते हैं? जो हमारा जर्नलिस्ट तबका है जिन्होंने सबसे ज्यादा इस चीज को फेस किया है, फैसला बड़ा क्लियर है। अभी डिटेल जजमेंट तो नहीं आई, जो कोर्ट में सुनाया गया वो तो ये कहा गया कि जो सेक्शन 124A है उसको मावरा आइन अदालत डिक्लेयर करती है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक तो इस्लामाबाद का कुछ इशू चल रहा है, आज भी आप लोग स्ट्राइक पे थे, इसके बारे में कुछ बता दें। हमारे वकील साहब को इस बात के ऊपर के मुझे अदालत जाने दें, उन्होंने उसको ना सिर्फ वहाँ पे धक्के दिए बल्कि 2 कांस्टेबल साहिबान के हवाले कर दिया धक्के देते हुए कि उन्हें गिरफ्तार कर लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास, शुएब शाहीन साहब भी हमारे साथ हैं, साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। अबूज़र सलमान नियाज़ी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में फैसल इमाम साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के पिंडी बार के जो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट बार है उसके वो सदर हैं। मामला जो है आज डिस्कस करेंगे अदालतों में। सारा दिन कौम इंतज़ार कर रही थी सुप्रीम कोर्ट में आज फ़ैसला आएगा पंजाब और KPK में इलेक्शन के हवाले से, लेकिन वहाँ पर कुछ और ही हो गया काम। रात को खबर आई काजी फायज ईसा साहब एक सुओ मोटो केस को सुन रहे थे, तो सुनते सुनते उन्होंने अचानक एक ऐसे मौजू की तरफ चले गए जिसके बारे में जो उस बेंच में जस्टिस शाहिद वहीद हैं, उन्होंने एक डिसेंडिंग नोट लिखा और कहा कि वो तो ना वो केस था ना कोई उसके फैक्ट्स थे, तो इसलिए जो भी फाइंडिंग है इस बेंच की, जो 2 मेंबर्स ने जिसके हक़ में फ़ैसला दिया कि ये बिल्कुल वो इससे डिसएग्री करते हैं और ये मामला ज़ेर बहस ही नहीं था। लेकिन बहरहाल उसका इम्पैक्ट आज हुआ। जस्टिस अमीनुद्दीन जब 12 बजे समाअत शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि मैं इस बेंच में नहीं बैठ सकता, और बेंच जजेस फिर उठ के अपने कमरे में चले गए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे, वहाँ पर मुख्तलिफ़ चेमगोइयाँ हमने देखा। सरकारी जो लोग हैं, जो वज़रा हैं, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, खुशी से, अगर मैं ये कहूँ कि खुशी से फूले नहीं समा रहे थे तो गलत नहीं होगा। और बहुत सारे सहाफ़ी हमारे कुलीग हैं, बहुत उनका एहतराम है हमारे दिलों में, लेकिन क्योंकि वो दूसरी साइड के साथ बहुत ज़्यादा इस वक्त लथपथ हैं तो उनकी आंखें भी बड़ी चमक रही थी और बहुत सारे जो चेहरे थे वैसे तो मेरी तरह उनका रंग गंदमी था, लेकिन आज वो बहुत ही खुश व खुर्रम सुर्ख व सफ़ेद नज़र आ रहे थे। बहरहाल ये एक सिचुएशन हुई। तो शुएब शाहीन साहब, आप थैंक यू वेरी मच कि आज आप बड़ी डिमांड में थे। बहुत जगहों पर आपसे कहा जा रहा था कि आप आएँ, लेकिन आपकी मोहब्बत के आपने बोल को चुना। ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ और कल फिर 11:30 बजे दोबारा बेंच जो है वो बैठेगा, ये फरमाइए कि ये इतनी डिवीज़न है सुप्रीम कोर्ट में कि काजी फायज ईसा साहब ने रात एक बेंच में फ़ैसला ही दे दिया, कुछ मामला ही नहीं था वहाँ पर। देखिए, वैसे तो मैं समझता हूँ कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ करता है जजेस के दरमियान, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होती है तो उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अच्छी चीज़ है, उससे कोई अच्छी चीज़ पैदा होती है। लेकिन जिस अंदाज़ और जिस तर्ज़ अमल से और जिस तरीक़ाकार से पिछले कुछ हफ़्तों से या अभी रिसेंटली अगर आप कहें तो पिछले 1 हफ़्ते से और स्पेशली इस हफ़्ते से जो तफरीक या तकसीम पब्लिश हुई है या लोगों के सामने नज़र आनी शुरू हुई है और जिस तरह उसका इजहार होना शुरू हुआ है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हमें वो 97 वाले सीन याद आ रहे हैं जब एक तरफ एक बेंच हुआ करता था और दूसरी तरफ दूसरा बेंच हुआ करता था, और इरशाद हसन खान साहब ने
कोयटा में बैठ के अपने ही चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ स्टे दे दिया था कि वो काम करने से रोक दिया था कि वो बेंच ना बनाएं और वो चीफ जस्टिस नहीं रहे और वो काम ना करें। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कैफियत पैदा करने की कुछ कोशिश हो रही है, कुछ उसको हवा दी जा रही है हमारे पॉलिटिकल फिगर्स की तरफ से। और पॉलिटिकल लोग ये कह रहे हैं कि देखें जी, ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, देखें हमारे बयानिए की फतह हो रही है। मरियम नवाज साहबा का ये बयान हो रहा है, यार आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर आप अपने बयानिए के साथ मिला रहे हो तो क्या फिर हम आइन के, देखें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई हुई है। अभी हम उस 4-3 के फ़र्क या 3-2 के फ़र्क से अभी बाहर नहीं निकले थे। परसों बड़ा अच्छी बात की मंदोखेल साहब ने, और उन्होंने कहा कि हमारा ये इंटरनल मामला है, आप सिर्फ इस बात का जवाब दें जो आज ये इशू या सब्जेक्ट मैटर पेंडिंग था कि क्या 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए आइन के मुताबिक या नहीं होने चाहिए, और जुरिस्डिक्शन क्या है इलेक्शन कमीशन, जुरिस्डिक्शन क्या है। इलेक्शन कमीशन तो एक डाखाना है एक लिहाज से, जो उनको डेट दी जाएगी उसके अंदर रह के वो शेड्यूल दे, चेंजेस करे, जो करना चाहे करे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए उसकी पूरी पावर्स हैं, एक्सेप्ट फॉर फिक्सेशन ऑफ ए डेट। और 2 महीने पहले वो खुद ये कहते रहे हैं। ये वैसे आप इलेक्शन कमीशन को थोड़ा मुस्तरब कर रहे हैं। आपने डाखाना का, और डाखाना में काम करने वालों को देहातों में मुंशी कहा जाता है, इस पर बड़े खफा हो गए थे, आपको पता है, उन्होंने नोटिस जारी कर दिए थे। बड़ा दहशतगर्दी का पर्चा पता नहीं किस किस चीज़ का हो गया था। लेकिन मेरा मकसद उनकी तौहीन नहीं है, मेरा मकसद उनको सिर्फ ये बताना है कि उनको पावर्स जो हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन देता है ना इलेक्शन एक्ट देता है कि आप तारीख मुकर्रर करें। और इसी पे पहले फैसला भी आया, इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 57(1) के तहत तारीख देने का अख्तियार पंजाब के मामले में प्रेसिडेंट का था और दूसरे मामले में KPK के गवर्नर का था, और ये उसको इबहम को दूर करके कोर्ट ने भेज दिया और जिसके मुताबिक उन्होंने कर दिया। अब ये बात आने के बाद कल दोबारा जब ये समाअत शुरू हुई और उसके बाद जो बातें आनी शुरू हुई तो वो अफसोसनाक हैं, जो बेंच के अंदर से भी हुई, हमारे वन ऑफ द ऑनरेबल बेंच ने मेंबर ने जो बातें की, और जो कल फैसला आया। देखें इसके ऊपर आपको अगर याद हो, जस्टिस काजी फायसा साहब ने एक केस में सुओ मोटो टेस्ट ले लिया था। वो मैटर गया बिफोर दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस, और चीफ जस्टिस ने 5 मेंबर बेंच बना के सुओ मोटो पावर्स किस तरह एक्सरसाइज करनी है, और जिसमें ये फैसला किया कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सुओ मोटो पावर एक्सरसाइज करेगा, और कोई भी जज अगर मुनासिब समझे, कोई भी जज या कोई भी बेंच वो प्रपोज कर सकता है टू द चीफ जस्टिस फॉर फिक्सेशन ऑफ ए केस या टू टेक एनी मैटर फॉर सुओ मोटो पर्पसेस अंडर आर्टिकल 185, 184(3). अब यहाँ जो कल फैसला आया है, इसके अंदर भी ये इशू नहीं था कि क्या 184(3) की पावर्स कैसे एक्सरसाइज करनी है, किस तरह करनी है, या रूल्स बनाने या नहीं बनाने। ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को नहीं चैलेंज करना चाहते, अंडर आर्टिकल 187 भी उनकी पावर्स हैं, लेकिन क्या 2 मेंबर बेंच 5 मेंबर बेंच को ओवरराइड कर सकता है? वो नहीं कर सकता, नेचुरल बात है। दूसरी बात यह है कि ये 5 मेंबर बेंच ऑलरेडी इस केस को सुन रहा है, तो उसमें जस्टिस अमीन साहब ने जो कल साइन किए हैं काजी फायसा साहब की उस जजमेंट के ऊपर, तो जिस दिन ये बैठ रहा था बेंच, बेहतर होता कि आप उसी दिन अपनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दे देते कि जनाब मुझे बेंच में शामिल ना करें। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे एक स्कीम है चीज़ों को, ये जो मामला है इलेक्शन का, उसको डिले किया जाए किसी न किसी बहाने से। और कल क्या होगा समीर साहब? कल के हाँ, ये जो इम्पोर्टेंट बात है, अब ये कल दोबारा बेंच टूट जाए। कल ये बताइए कि कल वो जो जुडिशियल ऑर्डर है पहले उसको बेंच हैंडल करेगा, क्योंकि मैं उसका ऑर्डर पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी प्रोसीडिंग सारी जो है रुक जाए। देखिए पहली बात तो यह है कि काजी फायसा साहब का जो ऑर्डर है वो तो ओवरराइड नहीं करेगा, चूँकि ये 5 मेंबर बेंच बैठा है, या अब 4 मेंबर बेंच बैठता है। कल क्या होगा उसके बाद में बात करता हूँ। ये 2 मेंबर बेंच उनको रोक नहीं सकता, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी 5 मेंबर बेंच का फैसला मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2, जो ऑनरेबल कोर्ट ने ये लिखा है, काजी फायसा साहब की जो जजमेंट है, कि जनाब जब तक रूल्स नहीं बनते तब तक ये प्रोसीडिंग्स रोक दी जाए। देखें रूल जिस दिन बनते हैं उसका इफेक्ट प्रॉस्पेक्टिव होता है, उससे पहले नहीं होता। वो तो कल बैठ के सारे जजेस बैठ के रूल चेंज कर लें, उनको तो अख्तियार है, लेकिन जब तक रूल्स चेंज नहीं होते तब तक जो मौजूदा निज़ाम इंसाफ है वो चलेगा, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। वैक्यूम में तो नहीं चीज़ें नहीं हो सकती। तीसरी बात यह है कि अब क्या होगा, अब जो होने जा रहा है, या तो चीफ जस्टिस साहब को यह अख्तियार है कि जिन्होंने माजरत कर ली है बाकी 4 जजेस को वो बेंच बना के वो सुन लें, लेकिन आम तौर पर ये ऑड नंबर पे होते हैं। मसलन क्योंकि अगर 2/2 जजेस का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए तो फिर रेफरी जज के पास भेजना पड़ता है, इसलिए आम तौर पर या 3 मेंबर बेंच होता है
या 5 मेंबर बेंच होता है, या 7 होता है, या 9 मेंबर बेंच होता है। तो आमतौर पर ज़्यादा इम्कान ये है कि चीफ जस्टिस साहब किसी एक ऑनरेबल जज को वो इसका हिस्सा बना के 5 मेंबर बेंच बना के तो इस केस को फर्दर सुनेंगे। अच्छा, एक कुछ लोगों ने ये सवाल किया क्योंकि जाफ़र खान, जमाल खान मंदोखेल जो हैं वो बार बार, जो कल पिछली हेयरिंग थी उसमें वो अगर खुल के वजाहत टॉक अगर देखूं तो 90% जो गुफ्तगू थी वो बस बार बार यही पूछते थे थोड़ी थोड़ी देर के बाद कि ये 4-3 का फैसला है, या बताएं ये 4-3 का फैसला है, आप बताएं ये 4-3 का फैसला है। तो इस बात का कुछ लोग इम्कान इजहार कर रहे हैं कि जमाल खान मंदोखेल भी अपने आप को रिक्यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जमाल खान मंदोखेल साहब अगर रिक्यूज़ करना चाहें तो मेरा ख्याल है उनके लिए पहला दिन था कि वो कहते हैं कि मैं नहीं बैठना चाहता। वो तो अमीन साहब के लिए भी पहला दिन था ना, आपने बताया। उसूल तो यही है। और कल तक और आज तक अगर उन्होंने रिक्यूज़ नहीं किया तो मेरा नहीं ख्याल कि वो रिक्यूज़ करेंगे। अच्छा, चाहे तो वो किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन जमाल मंदोखेल साहब हैविंग ए ग्रेट रिस्पेक्ट, हमारे बड़े अच्छे ऑनरेबल दोस्त हैं, हमारे अच्छे जज हैं, सीनियर जज हैं। लेकिन बात यह है कि 4/3 है या 3/2 है, ये वकील कैसे कहेगा कि ये 4/3 है? उनसे पूछने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। लेट दी कॉन्स्टिट्यूशन शुड डिसाइड, लेट दी लॉ शुड डिसाइड। अब मसलन मैं इसके बारे में ज़रा थोड़ी सी आपको वजाहत अगर पेश कर दूँ। जब 9 मेंबर बेंच बैठा, इसमें 2 जजेस साहिबान के ऊपर ये एतराज़ आया फ़ारूक नायक साहब का, जो तमाम PDM की जमातों से पेश हो रहे थे। तो उन्होंने कहा जनाब 2 ऑनरेबल मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने कहा है कि ये 184(3) का केस बनता है। उन्होंने ऑलरेडी प्रपोज करके रिकमेंड करके अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया है। जब माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया तो हमने तो अभी ये फैसला कराना है आपसे कि क्या ये 184(3) का केस बनता भी है या नहीं बनता। तो लिहाजा हमारा एक रिक्वेस्ट है कि ये 2 जज साहिबान ना सुने। आर्गूमेंट्स हो गए। बाकी 2 जज साहिबान में याह्या अफरीदी साहब ने लिख दिया कि मेरी नज़र में चूँकि केस नीचे पेंडिंग है पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में, तो लिहाजा ये 184(3) का केस नहीं बनता। लिहाजा मैं अपने आप को नहीं मुनासिब समझता कि मैं इस बेंच पे बैठूं। फर्दर चीफ जस्टिस साहब इस पर फैसला खुद कर लें। अब अतर अहमद साहब ने एग्री किया इस जज साहब से, फर्दर उन्होंने अपने कमेंट्स भी दिए। अब ये 4 जज साहिबान, ये हो गए मंसूर शाह साहब, जमाल मंदोखेल साहब, याह्या साहब और अतर अहमद साहब, हर एक ने अपना अपना नोट लिखा। बिल्कुल। ये 4 जज साहब और उन 2 जज साहब के ऊपर एतराज़ आया। फिर कमेटी रूम में मीटिंग हुई 27/2 को 9 के 9 जज साहिबान ने ये लिख के दिया कि चीफ जस्टिस साहब अब आप नया बेंच बना लें। चूँकि ये 4 जज साहिबान ने ये ओपिनियन दी है, इन 2 जज साहिबान ने माजरत कर ली है, तो नया बेंच तश्कील दे। तो वो नया बेंच बन गया। फिर नया बेंच बन गया। नए बेंच में फिर 5 मेंबर थे। 5 जज साहिबान ने केस को सुना। बाकी 2 जजेस ने तो केस तो नहीं सुना था। वो तो प्रिलिमिनरी आर्गूमेंट से कि क्या 184 होना चाहिए, बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन लार्जर बेंच होना चाहिए, 2 जजेस साहिबान को बैठना चाहिए, या 184(3) में क्या बात, यानी कोई भी आर्गूमेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ सिवाय इस बात के कि बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन क्या होनी चाहिए। जब बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन हो गई उसके बाद आर्गूमेंट शुरू हुए। आर्गूमेंट सुनने के बाद 3 जज साहब ने एक फैसला किया, 2 जज साहब ने, तो 3/2 का वो फैसला तस्वर होगा। इसको मैंने, आपने, को लोगों ने फैसला नहीं करना, ये फैसला आइन ने करना। और मुनीब अख्तर साहब ने एक्सप्लेन भी किया। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा एहतराम करता हूँ अपने मोअज़्ज़ज़ साथी का, लेकिन ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि मिनॉरिटी जो है वो अपने डिसीजन को खुद से मेजॉरिटी में तस्लीम कर बनाने की कोशिश कर रही है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो वो तो इसको चीफ साहब भी सेटल कर चुके थे, ये बात सारी जो आप बयान फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये एक नया बेंच है और ऑर्डर जो था 9 मेंबर्स का साइन है कि हम फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच वी आर सेंडिंग इट बैक टू द चीफ जस्टिस। नो ने साइन करके दिया। और फिर जब चीफ जस्टिस साहब ने ये फैसला पढ़ा तो उसकी पहली लाइन थी बाय द मेजॉरिटी ऑफ 3-2। तो ये जज साहबान बैठे थे और साइन भी किए। इन्होंने, किसी ने उस वक्त ये नहीं कहा कि तो ये 3/2 का फैसला नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो वकील है उसको जमाल खान साहब कह रहे थे कि ये कैसे आपने इसकी इंटरप्रेट कर ली कि ये ऑर्डर कोर्ट का है। अगर ये तस्वुर करें ये 4/3 है, तो भाई जिन 2 जज साहिबान ने अपना माइंड डिस्क्लोज करके कहा कि ये 184(3) का केस बनता है, तो अगर गिनती ही पूरी करनी है तो वो 2 तो इधर ही खड़े हैं। वो तो फिर 2 इधर खड़े हैं, तो 5/4 का फैसला हो जाएगा। अगर ऐसा तस्वर कर लें तो मेरा ख्याल है कि अच्छा, अब हम उस केस की हद तक तो चलो जो होना था वो हो गया, वो क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन हो गया। अब तो है नया इशू। ये तो एडमिटेड फैक्ट है जो कि इलेक्शन कमीशन खुद भी कहता था और किसी जज ने नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन को अख्तियार है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन या अंडर द इलेक्शन एक्ट कि वो कोई तारीख दे या उस तारीख को चेंज करे।
अब तो नया बेंच है, नई आईनी दरख्वास्त है, हम फॉर द टाइम बीइंग उसको भूल जाते हैं, पिछले को हम जजमेंट को साइड पे कर देते हैं। क्या आइन के तहत सदर को और इलेक्शन एक्ट के तहत सदर पाकिस्तान को ये डेट देने का अख्तियार है? यस है। क्या उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन की? यस। 30 तारीख से 7 तारीख तक उन्होंने खुद लिख के दिया। जब ये दोनों बातें दुरुस्त हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन ने अज खुद उसको चेंज करके 8 अक्टूबर ले गया, 6 महीने आगे कर दिए। अंडर वट और कोई सदर से मुशावरत भी नहीं कोई, कहते हैं हम इन्फॉर्म करेंगे। कानून जो आइन जो है वो उनको सिर्फ इलेक्शन प्रोग्राम तब्दील करने की इजाजत देता है। वो है सेक्शन 57 सबसेक्शन 2 में है कि वो शेड्यूल देंगे, और फिर इसके 58 में है कि वो शेड्यूल, उस शेड्यूल को चेंज कर सकते हैं। मसलन 7 दिन के अंदर आपने नॉमिनेशन फॉर्म दिया है, आप उसको 4 दिन कर सकते हो, उसको आप 8 दिन कर सकते हो। आपने बीच में ऑब्जेक्शन का टाइम 4 दिन रखा है, आप उसको 2 दिन कर सकते हो। ये चेंज कर सकता है। जो ऊपर से अपर लिमिट है डेट की, वो चेंज करने का जब चीजें इतनी वाज़ेह हैं तो इसका मतलब ये है कि फैसला तो फिर एक दिन में भी आ सकता है, जब हर चीज क्लियर है। तो देखें अलीना, नीयतें अगर साफ हों तो सब कुछ ठीक हो सकता है। फैसला तो चलो सुप्रीम कोर्ट ने करना है, हैविंग ग्रेट रिस्पेक्ट। मसला यहाँ ये है, हुए बदरा बहाना बेसियार। बदकिस्मती से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती इलेक्शन हो, एक्सेप्ट इमरान खान और अवाम। ऐसा ही है, इमरान और अवाम एक चीज हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। नंबर 2, हमारी एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती इलेक्शन हो। वो तो जो रिपोर्ट्स एजेंसीज की आई उससे वाज़ेह हो गया। लेकिन वो कोर्ट ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए थे। उन्होंने कहा था जो रिपोर्ट्स भेजी इनकी तस्दीक भी तो करें ना आप। कौन तस्दीक करेगा इसे? नहीं, तस्दीक वो उन्होंने और बात कही थी। आपकी बात, वो उन्होंने ये कहा था कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास को अपना मैकेनिज्म है इंडिपेंडेंटली तमाम चीज़ों की वेरिफिकेशन के लिए। उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है। लेकिन मैं सुन रहा था उस वक्त अदालत में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं सुप्रीम कोर्ट से निकल के घर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि इतनी दहशत गर्दी और इतने बुरे हालात हैं। और उन्होंने ये, अगर वो ये जो अभी न्यूजीलैंड की टीम आने वाली है ना, अगर उनको सुप्रीम कोर्ट की जो सारी जो हेयरिंग है ना, ये अगर भेज देना, वो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। जो बाहर आगे चलेगी। जो बाहर लोग बैठे हुए हैं ना, आप यकीन करें, वो अपने ख़ानदान वालों से कहेंगे फ़ौरन जहरीज चले जाओ, पासपोर्ट जमा कराओ, निकल आओ, इधर हमें आने की ज़रूरत नहीं। बिकॉज पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जो एक टाइम बॉम्ब पे बैठा है, और उसमें तमाम हमारी एजेंसीज शामिल थी, चाहे कोई सिविल एजेंसी है, चाहे कोई अस्करी एजेंसी है। तो आपने जो बात कही ना कि जो एस्टेब्लिशमेंट है ख़ास तौर पर, जो ये जो PDM की हुकूमत है ख़ास तौर पर, और इलेक्शन कमीशन सारे मुख्तदर तबके, हल्के, माफिया, कोई नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें पता है इमरान आ जाएगा, इमरान खान आ जाएगा। आवाम चाहती है कि हम ले आए। देखें, हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जिसको करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, करारदाद मकासद कहते हैं, जो सबसे पहले पास हुई थी, वो अब सब्सटेंटिव पार्ट है ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें लिखा हुआ है कि तमाम उमूर ममलिकत चोज़न रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए अंजाम पाएंगे, इलेक्टेड लोगों के ज़रिए से होंगे। अगर हमने नॉमिनीज़ को बिठाना है तो मुझे बताएं, ज़ियाउल हक ने कहा था 90 दिन में इलेक्शन होगा, नहीं कराया। 11 साल नहीं कराया, लूला लंगड़ा सा गैर जमाती सा कर दिया। उसमें और आज में क्या फ़र्क है? परवेज़ मुशर्रफ ने जो किया उसमें और आज में क्या फ़र्क है? ये सिविलियन मार्शल लॉ है। ये सिविलियन मार्शल लॉ लगा के देखें, नजरिया ज़रूरत को ले आए, जस्टिस मुनीर को कब्र से निकाल के ले देखें, और पूरा वो जो मुनीरियत है ना, वो छा गई है। ये तो डू एंड डाई की सिचुएशन है। जैसे कि कल वो बार्स वगैरह की तरफ से भी चीज़ें हुई हैं, करारदाद हुई है। अब देखना ये वो एक सवाल जो हर बंदा, एक आम बंदा भी एक सवाल उठाता है कि भाई आप सड़कों पे कब आएंगे? अगर आपको ऐसी सिचुएशन लग रही है कि आइन और कानून जो है वो खतरे में है, तो फिर उसके लिए बाहर आना चाहिए ना, हमें स्टूडियो से निकलना चाहिए, मेरा ख्याल। बड़ा अहम सवाल है। और क्योंकि ब्रेक पर जाना, तो जब हम वापस आते हैं ब्रेक से, तो शुएब शाहीन साहब से ये पूछेंगे कि अब पार्लियामेंट जो है, आज उन्होंने तो सेनेट में कमेटी को भी नहीं भेजा, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उसको वो वोटिंग करवा के तो सदर मुमलिकत के पास भेज दिया। अब उम्मीदें इस पे लगी हुई हैं कि शायद सदर साहब थोड़ा सा ब्रेक लगाएंगे उसको, और क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं देखूंगा, समझूंगा और फिर उसके बाद उस पर दस्तखत करूंगा। तो अब आगे क्या होगा, लॉयर्स क्या करेंगे, ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और अबू ज़र सलमान न्याजी को भी लेंगे, क्योंकि आज लाहौर हाई कोर्ट ने जो 124A उसको आइन से मुतसादम करार दे दिया है, और इस शिक को बहुत सारे सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता था। और ये जो मामला था, ये अरशद शरीफ शहीद ने अपनी ज़िंदगी में इसको शुरू किया था, और वो तो नहीं है अभी, लेकिन जो समरात इसके सहाफ़ियों को मिलेंगे, वो मेरा ख़्याल है कि पूरे जो अहले सहाफ़त हैं वो हम सब के सब जो हैं वो मशकूर हैं अरशद शरीफ साहब के, जिनके कहने पे ये मामला शुरू हुआ था, और अबू ज़र सलमान न्याजी ने
इसको लाहौर हाई कोर्ट में लेके गए थे। ये भी बात करेंगे इस पर भी, लेकिन एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की अदालतों में जो कुछ करने की कोशिश की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह उसको दबाव में लाने की बात हो रही है, वो सारा जो मामला है हम डिस्कस कर रहे हैं। अबू ज़र सलमान न्याजी ने भी हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर लिया, इनकी तरफ भी चलते हैं। लेकिन इससे पहले मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा कि आप ज़रा 90 की दिहाई में वापस चले जाएँ। पैसे चले थे और जो अता तारड़ साहब हैं, इनके जो दादा उस वक्त जनाब रफ़ीक तारड़ साहब, मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली ब्रीफ केस उन्होंने जाके इरशाद हसन खान साहब, सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब, पेशावर बेंच, कोयटा बेंच, दोनों ने ये कहा कि जनाब सजाद अली शाह साहब आप काम करना बंद कर दें, आप बतौर चीफ़ जस्टिस नहीं आप काम कर सकते। और फिर पार्लिमान पे हमला भी किया, नून लीग के लोग भी गए और सबको पता है, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि शहबाज शरीफ साहब हमेशा वज़ीर-ए-आज़म में माइक्रोफोन लेकर पंजाब हाउस में कीमे के नान बांट रहे थे, ऐलान कर रहे थे कि क्या सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल बड़े लोग हैं, बच निकलते हैं हमेशा, इस दफ़ा भी बच निकले। लेकिन अभी एक फ़ैसला है जिसने कहा है चीफ़ जस्टिस को कि आप काम करना बंद कर दें ये सुओ मोटो केसेस वेसेस जो पॉलिटिकल केसेस हैं, इलेक्शंस के केसेस हैं। और साथ इस दफ़ा बजाय इसके कि लोगों को भेजते सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट में सारे इकट्ठे कर लिए। अच्छा, अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये असली को पार्लियामेंट है, ये लूली लंगड़ी पार्लियामेंट, घर में जैसे टेबल पड़ी होती है उसकी कोई लेग टूटी हुई हो, कभी इधर से हिलती है कभी उधर से हिलती है, कुछ लोटे हैं, कुछ और इस तरह के लोग हैं, एक दूसरे को गाली गलोच करने वाले सारे इकट्ठे करके किसी इनविजिबल फोर्स ने बिठा दिए हैं। तो ये कहते हैं कि हमें वही इज़्ज़त दो जो किसी आप पार्लियामान को इज़्ज़त देते हैं। वो ये पुरानी शराब है, नई बोतल में डालकर इन्होंने बेचने की कोशिश की है। और कोई किसी को शर्म हया नहीं है, किसी की आंखों में कोई शर्म नहीं है। आते हैं और आकर वही सुओ मोटो इख्तियारात जिसके तहत रात को अदालत लगी और ये शहबाज शरीफ की हुकूमत उस सुओ मोटो नोटिस के नतीजे में आई, आज उसी को बुरा भला कह रहे हैं। सही फरमाया मौला अली ने कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। तो ये वो सारी सूरत हाल सामने है। मैं शुएब साहब आपकी इजाज़त से अबू ज़र सलमान न्याजी की तरफ चलता हूँ। बहुत बड़ा आज फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट का जो अरशद शरीफ के साथ मिलकर शुरू हुआ, जो उन्होंने आइडिया दिया कि 124A आइन से मुतसादम इसको करार दिया गया। और सारे जो सहाफ़ी बहुत सारे जिन पर ये मुकदमात किए जाते थे और ये शिक लगा दी जाती थी कि जनाब बगावत, तो ये चैलेंज की गई क्योंकि ये अंग्रेज़ के ज़माने का कानून था। तो अबू ज़र साहब, एक तो आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद, आज अरशद शरीफ भी बहुत हमें याद आ रहा है। ये बयान फरमाइए, इसका इम्पैक्ट आप कैसे देखते हैं? देखें समी साहब, मुबारक ये मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान को देनी चाहिए। जो लोग फ्री स्पीच पे बिलीव करते हैं, जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं वो सब इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ख़ासकर जो हमारा जर्नलिस्ट तबका है जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस चीज़ को फेस किया है, पहले माजी में भी किया है, लेकिन पिछले 8-9 महीने में जो तमाशा लगा हुआ है कि बगावत के पर्चे एक तकरीर करने में पूरे पाकिस्तान में हो जाते हैं और उसके बाद इंसान का जो राइट टू डिग्निटी है, उसका जो राइट टू एक्सेस टू जस्टिस है, वो पूरी तरह उसको वायलेट किया जाता है और उसका मजाक बनाया जाता है। जहाँ तक फ़ैसला है, देखें फ़ैसला बड़ा क्लियर है, अभी डिटेल जजमेंट तो नहीं आई। जो कोर्ट में सुनाया गया वो तो ये कहा गया कि जो सेक्शन 124A है उसको मावरा आइन अदालत डिक्लेयर करती है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये आर्टिकल 19 जो है राइट टू फ्री स्पीच, उसकी वायलेशन में कानून बना हुआ है। तो इसका इफेक्ट तो ये है समी साहब कि जिन पे जो FIRs कटी हुई हैं, मेरी नज़र में वो 124A की हद तक वो सेक्शन डिलीट हो जाएगा और बगावत का जो सेक्शन है वो उसमें नहीं रहेगा। तो क्योंकि इस कानून की जो एग्जिस्टेंस है वो आज की जजमेंट आने के बाद ख़त्म हो चुकी है, वो अब आपके पाकिस्तान पीनल कोड का पार्ट नहीं रहा। ताज़ीरात पाकिस्तान से उसकी जो ज़िंदगी थी, वो ताज़ीरात पाकिस्तान में वो ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो गई, उसकी लाइफ लाइन काट दी है लाहौर हाई कोर्ट ने। बड़ा फ़ैसला इसमें देखें असमी साहब, हमें बिल्कुल इसके तारीफ़ के मुस्तहिक हैं लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस शाहिद करीम साहब। आपको पता है
बड़े कॉम्पिटेंट, ब्रेव, बोल्ड, करेजियस किस्म के जज हैं। तो मेरे ख्याल से उन्होंने बड़ा लैंडमार्क फ़ैसला दिया। ये सदियों याद रखने वाला फ़ैसला भी मैं देख रहा था, पूरा इंटरनेशनल मीडिया हमारे साथ, जो इंडिया है, भारत है, वो सेम कानून है उनका, वो भी उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। और हमारा मेरे ख्याल से मुल्क का नाम रोशन हुआ है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ की अदालतें फ्री स्पीच को भी प्रोटेक्ट करती हैं और डिसेंट को भी प्रोटेक्ट करती हैं, और लोगों को आज़ादी राय हक जो है उसको देने का हक उसकी फेवर में है। वो अगर हुकूमत के वक्त जितनी भी, देखिए इसमें कानून क्या था ये समी साहब समझ लें। आप अगर हुकूमत वक्त को, मैं रियासत की बात नहीं कर रहा, रियासत के साथ लॉयल्टी होना हमारा आईनी फ़र्ज़ है, वो आर्टिकल 5 कहता है, लेकिन ये कहता था हुकूमत जो वक्त है या उसके अफसरान जो हैं, अगर आप उनके खिलाफ कोई बात करते हैं जिससे उनके खिलाफ नफरत फैले या हेटेड फैले या कंटेम्प्ट फैले, तो आप बगावत के मुर्तकिब हो जाते हैं। तो ये आप देख लें, इसकी डेफिनेशन जो है कानून की, तारीफ जो है, वहीं से इसका जो काला जो नेचर है काला, वही नज़र आता है आपको। और ये सूट तो करता था अंग्रेज़ों को, क्योंकि वो तो एक एम्पायर थी, एक बाहर से फॉरेन ऑक्यूपाइंग फोर्स थी, कब्जा करके बैठी हुई थी। लेकिन एक आज़ाद जमहूरी मुल्क में, जिसमें जो लोग हैं उस मुल्क के वही सॉवरन है, वहाँ पे इस कानून की गुंजाइश नहीं थी। तो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी बात है, लाहौर हाई कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है। इससे हम सब मुस्तफ़ीद होंगे, मैं, आप, जो लोग चाहते हैं इस मुल्क में जमहूरियत जो है वो फले और फूले। बहुत शुक्रिया अबू ज़र सलमान न्याज़ी। बड़ी इम्पॉलमेंट पाकिस्तान के सहाफ़ियों के लिए, पाकिस्तान के लिए एक इज़्ज़त का मकाम, एक ऐसा कानून जो गोरे ने रखा था यहाँ पर काबू पाने के लिए, लोगों को अपना महकूम बनाने के लिए, वो आज स्ट्राइक डाउन हुआ है। वैसे गोरा तो चला गया, लेकिन उनकी जो जहनीत थी ना, उसको थोड़ा सा और बदकार करके वो यहाँ पे ऐसे लोगों को छोड़ गया है जो अभी तक पाकिस्तान को आज़ाद नहीं करना चाहते। और हम जो पार्लियामेंट में देख रहे हैं, शुएब शाहीन साहब, ये सारी की सारी पावर्स जो हैं चीफ जस्टिस साहब की ख़त्म करना चाहते हैं। और बिल्कुल मुझे तो वही 90 की दिहाई लग रही है। तब बेंचेस के फ़ैसले आ गए थे कि चीफ जस्टिस साहब काम ना करें, अभी ये कहा जा रहा है कि सुओ मोटो अदालतें जो हैं वो ना लें, चीफ जस्टिस साहब को क्लिप किया जा रहा है। और असल मामला ये है कि इंतखाबात ना हो। तो ये तो वो पुरानी शराब है जो नई बोतल में डाल के ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सीखा नहीं, बल्कि अब तो पीपल्स पार्टी भी उनके साथ आ गई। और आज जो बिलावल भुट्टो की तकरीर थी, इंतहाई कंटेम्पचुअस तकरीर, मैं कभी तसव्वुर नहीं कर सकता था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का खून ऐसा बोलेगा, लेकिन वो ख़ुद अब कहते हैं कि इसमें ज़रदारी खून मिक्स हो गया। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो पीपल्स पार्टी अपने आप को आईन पाकिस्तान के खालिक कहती है और आज गोल्डन जुबली बनाने जा रहे हैं 50 साल, और वो आइन पे अमल दरामद करने को तैयार नहीं। और पिछले 1 साल से जितनी आइन की पामाली हुई है, जितना बुनियादी इंसानी हुकूक़ की पामाली हुई है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में इतने बुरे हालात नहीं देखे। हमने परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ को फेस किया, उसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाई, उसकी डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई, हमारे दोस्त जेलों में गए, हम लोगों को जेलों में बेचा गया, हमारे लोग शहीद हुए। लेकिन जो बदतरीन घुटन का माहौल आज है, जिस तरह ह्यूमन राइट्स वायलेशन आज हो रही है, ये माजी में कभी हमने नहीं देखा। बंदूक को उठाओ, नंगा करो, तशद्दुद करो, मारो। आज कोई आप आज़ादी के साथ बात नहीं कर सकते, आपके बुनियादी इंसानी हुकूक प्रैक्टिकली मुअत्तल है। और आज जो ये इलेक्शन वाली बात है, जिसके इर्द गिर्द सारी ये ख़राबियाँ चल रही हैं, भाई इमरान ख़ान ने या आवाम ने क्या मुतालबा कर दिया? सिर्फ एक कहा कि आइन के मुताबिक जो टाइम बाउंड है, जो इलेक्शन कराने हैं वो आप करा दो, बस। भाई जो जीते जो हारे, इलेक्शन कमीशन आपके कंट्रोल में, मुख्तदर तबके आपके कंट्रोल में, एस्टेब्लिशमेंट आपकी बैक पे खड़ी हुई है, सारे इदारे आपके साथ खड़े हुए हैं। उसके बावजूद अगर आवाम को आप वो हक़ नहीं देते, तो फिर आप बातें करते हैं, आप अदलिया के ख़िलाफ़, आप बातें करते हैं आइन के ख़िलाफ़। अच्छा मुझे ये बताएं, ये आइन के मुताबिक अगर कोई आप अच्छा काम भी करने लगें, बुरी नीयत से करने लगें, तो भी वो काम बुरा हो जाता है। दूसरी बात ये है, नाम तो दे रहे हो आप इस्लाहात का, बेसिकली ये इस्लाह नहीं करना चाहते, ये फसाद पैदा करना चाहते हैं और फसाद के ज़रिए इलेक्शन का इल्तवा चाहते हैं। दैट इज़ देयर ओनली काज। अच्छा मैं आपको रोकूंगा, ब्रेक पर हमने जाना है, लेकिन ये बात आपने बड़ी, जब ये फसाद कराते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे इनका खून बढ़ जाता है, इनकी सेहत अच्छी हो जाती है, झूठ बहुत बोलते हैं। मैं अभी वो जो कसूर का जलसा है, वो मैं कहता हूँ चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, वही कैलबरी फॉन्ट वाला किस्सा है। आप चोर नहीं कहना चाह रहे मेरे? नहीं, मैं मतलब मैं क्या कहूँ इन्हें अब कि जिस तरीके से ये झूठ और वो सारा जाली वीडियो और जाली, अगर भाई आप इतने पॉपुलर हैं
करा देना इलेक्शन यार, आपको तो खुशी होनी चाहिए, इतनी आप पॉपुलर हो गई हैं, इलेक्शन करवाएं और हराएं इमरान खान को। बहरहाल एक छोटा सा वक्फा और फैसल इमाम साहब भी हमारे साथ होंगे जो पिंडी बार के प्रेसिडेंट हैं। वकीलों की भी यहाँ पर हड़ताल और वो चल रहा है मामला, उनसे जानेंगे कि क्या इशू है एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, सूरत हाल पर बात कर रहे हैं और मलक कैसर इमाम वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया, इस्लामाबाद बार के सदर हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इससे पहले फैसल इमाम कहता रहा, लेकिन फिर बाद में प्रोड्यूसर साहब ने मुझे याद दिलाया कि सही नाम उनका मलक कैसर इमाम, वो हमारे साथ हैं। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, टेलीफोन लाइन पर आपने हमें ज्वाइन किया। मैं अभी आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि एक इशू है जो आज आप जिसकी वजह से हड़ताल पर भी हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, एक ज़्यादती है। लेकिन मैं एक सिर्फ सवाल आपकी इजाज़त से शुएब शाहीन साहब से पहले करना चाहता हूँ। शुएब साहब, ये जो पार्लियामान में जो लेजिस्लेशन ये करके सुप्रीम कोर्ट के जो उनका जो कोड है उसमें जो तब्दीली करना चाहते हैं सुओ मोटो के हवाले से, केस लगाने के हवाले से, ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये तो आइन में तरमीम के बगैर नहीं हो सकता। आपकी क्या कानूनी राय है? देखिए, आपने बात दुरुस्त की है। ये 184(3) या 185 की ये जो पावर्स हैं, या 188 है या 187 है, ये पावर्स आइन देता है। आइन की दे जाने वाली किसी पावर को चेंज करना हो, इन्हांस करना हो, कम करना हो, आइन के तहत जो पावर्स डिराइव होती हैं, जजेस करते हैं, उसको आइन की तरमीम के बगैर आप नहीं कर सकते। जो आप अपील का राइट देने जा रहे हो, वो अपील का राइट अगर आपने देना है, आर्टिकल 184 को आपको अमेंड करना पड़ेगा उसमें 2/3 मेजॉरिटी के साथ, उसके अलावा आप नहीं दे सकते। इसके अंदर आर्टिकल 70 रेड विद 4th शेड्यूल ये भी इजाज़त नहीं देता कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कॉम्पिटेंस के बारे में आप कोई इस तरह की आइन साजी करें। ये लिहाजा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसकी वारीज़ को चैलेंज किया जा सकता है। एक और बात इसके साथ बड़ी अहम है, वो ये है कि आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद रूल्स बनाए हुए हैं। अगर आपका ये कानून उन सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो कि स्टेटस ऑफ ए लॉ रखता है, अगर उसके साथ मुतसादिम है, तो फिर इस कानून की क्या हैसियत रहेगी, ये भी एक अलग क्वेश्चन है। क्या आप आज़ाद अदलिया की उसके ऊपर हमला तो नहीं करने जा रहे? फिर ये जो फ़ैसला आया है कल काजी फ़ाइसा साहब का भी, या आप मंदोखेल साहब का, या मंसूर शाह साहब का भी, उन्होंने भी यही बात कही है कि आप इसमें सुप्रीम कोर्ट बैठे और कोई रूल्स बनाए बगैर आप आगे ना चले। ये उनका कहने का क्रक्स था। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि इसके ऊपर लेजिस्लेशन हो या करें या उसमें प्रपोज ने लिखा अपने फैसले में पार्लियामेंट बेस्ट फोरम है, उसके पास जाया जाए। नहीं, वो तो फिर और मकसद के लिए है ना, वो तो ये है ना कि वो तो इसका हल निकालने के लिए है ना। ठीक है, लेकिन इस इशू के ऊपर कि क्या चीफ जस्टिस खुद फैसला करे सुओ मोटो का या कमेटी करे, फुल कोर्ट ही करे। ये फुल कोर्ट बैठ के जब तक सुप्रीम कोर्ट रूल्स को अमेंड ना करें तब तक नहीं हो सकता। इस तरह की लेजिस्लेशन और फिर बदनीयती पे मबनी अगर लेजिस्लेशन हो जस्ट टू डिले द इलेक्शन प्रोसेस, और वो तो नज़र आ रहा है माशाल्लाह, इतनी अच्छी नीयत है माशाल्लाह के सारे गुनाह ही माफ़ हो जाएंगे। मैं कहता हूं तैयारा भेजा आज क्वेटा से 3 सेनेटर्स को लाने के लिए। माशाल्लाह इतनी अच्छी नीयत है, बंदा शक कर ही नहीं सकता। अगर मैं शक करूं तो अभी नीचे कुर्सी से कहीं गिर जाऊं। क्या नीयत है माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की, जरदारी साहब की, मौलाना फजलुर रहमान की। आप शक्ल देखें तो उनकी माशाल्लाह जो नेक नीयत है पता चल जाता है। बिलावल साहब को अपनी वालिदा की वो बात सुननी चाहिए जब नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था, वो शॉर्ट्स अगर चलाएंगे ना तो शायद बिलावल साहब को पता चले कि उनकी वालिदा क्या सोचती है। अभी कुछ नहीं सुन रहे, अभी वज़ीर ख़ारजा हैं और शहबाज शरीफ उनके बॉस हैं और शहबाज शरीफ को सल्यूट मारते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो इसलिए अभी वो कुछ नहीं सुनेंगे। कैसर इमाम साहब, आपके पेशेंस का बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। एक तो इस्लामाबाद का कुछ इशू चल रहा है, आज भी आप लोग स्ट्राइक पे थे, इसके बारे में कुछ बता दें। और दूसरा लग ऐसा रहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो इस वक्त पार्लियामान में जो एक जालसाजी करने की कोशिश की जा रही है, इस पर भी आपको निकलना पड़ेगा। जनाब कैसर इमाम साहब। थैंक यू वेरी मच सनी इब्राहिम साहब, आपके वक्त का भी। और मैं इनडायरेक्टली जो बहस थी वो टेलीफोन पे, लाइव तो नहीं लेकिन टेलीफोन पे सुन रहा था। सनी साहब, एक शेर है जिसमें कहा गया था कि सलाम ए वतन तेरी गलियों पर के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। हमारे एक फाजिल वकील साहब हैं, वो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल हैं, बड़े प्रोफेशनल हैं और बिल्कुल अभी
शुरू में उनका जो कैरियर है कुछ 2-3 साल हुए उन्हें, ही वॉज कमिंग बैक फ्रॉम पेशावर, एक केस अटेंड करके उन्हें रोका गया। उन्होंने पूछा कि आपने क्यों मुझे आधे घंटे से रोका हुआ है, मैंने इस्लामाबाद कोर्ट पहुंचना है। तो इस बात के ऊपर वो जो SHO साहब थे उन्हें गुस्सा आ गया और लाली कैफियत में उन्होंने हमारे वकील साहब को इस बात के ऊपर कि मुझे अदालत जाने दें, उन्होंने उसको ना सिर्फ वहां पे धक्के दिए बल्कि दो कांस्टेबल साहिबान के हवाले कर दिया धक्के देते हुए कि उन्हें गिरफ्तार करने। सिंस 11 o'clock इन द मॉर्निंग वो गिरफ्तार रहे और रात को तकरीबन 10:30 बजे हमने जाके उन्हें छुड़वाया और इस दौरान मुख्तलिफ थानों में उन्हें पहुंचाते रहे। गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि पॉलिटिकल राइवलरी, सिचुएशन, एटमॉस्फेयर सब अपनी जगह, लेकिन आया अब जितने भी प्रोफेशनल तबकात हैं इस मुल्क के, उन्हें इस यार्ड स्टिक के ऊपर नापा और तोला जाएगा कि वो किस कंडीशन में किसके साथ खड़े हुए हैं। और अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं किसी के साथ नहीं हूं, तो ये उसका जुर्म होगा कि उस प्रोफेशनल को उठा के जेल में डाल दिया जाए। हैरान कुन सिचुएशन ये है कि पिछले 3 दिनों से स्ट्राइक भी है, जो पुलिस है इस्लामाबाद की वो IG तक दे एक्सेप्ट के जी बहुत ज्यादती हुई है, बहुत गलती हुई है, एंड एट द सेम टाइम वो दिफा करते हैं उस इलीगैलिटी का, उस नाकानूनियत का और उस गिरफ्तारी का और उस सबसे बेजा का जो वकील साहब को वहां पे रखा गया। कैसर साहब, बोल टेलीविजन मजलूमों का साथी है और हम आपके साथ हैं। आपने भी वकला ने हमारे साथ हमेशा बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त फरमाई है और शुएब शाहीन साहब भी हमारे साथ हैं, ये भी हमें बहुत ही शफ़क़त फरमाते रहे हैं। पूरी जो वकला बरादरी है हम उनके साथ हैं। ये बोल पाकिस्तान के लोगों की स्क्रीन है, पाकिस्तान के अवाम की स्क्रीन है। अदलिया की आज़ादी का मामला हो, लोगों के राइट्स का मामला हो, हम आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह इस मसले को हम उठाते रहेंगे और उस वक्त तक जब तक इस्लामाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी ज़्यादतियों का एहसास ना हो और वो इसका मदावा नहीं करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह निगहबान। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।